तुम मुझे खुश करो और मैं तुम्हें खुश करूं। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम्हारा फिगर बहुत अच्छा है, पहली नज़र में तुम मुझे पसंद आ गई थी। इसके बाद मंत्री जी ने मेरे पैर पर हाथ रखा, जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की, मेरी टी शर्ट को फाड़ दिया, मेरे साथ मंत्री ने छीना झपटी की। और जब ये सब कुछ हो रहा था तो मंत्री के लोग और पुलिस वाले मुझ पर हंस रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे। भाजपा नेताओं की महिलाओं के खिलाफ एक अत्याचार की खबर बोलने से पहले ही कोई दूसरा भाजपा का राष्ट्रवादी नेता किसी नई महिला के साथ कांड कर दे रहा है। इस बार यह आरोप खेल मंत्री के ऊपर लगा है। महिला कोच ने मंत्री जी के कमरे में क्या क्या हुआ, ये सारी बातें खुलकर बताई हैं। किस तरह से मंत्री ने कई महीनों तक एक महिला को परेशान किया, और वो भी किसी एक महिला के साथ ही नहीं, कई अन्य महिलाओं के साथ भी मंत्री जी ऐसा कर चुके हैं। महिला कोच ने भाजपा सरकार के खेल मंत्री पर कितने गंभीर आरोप लगाए हैं, उनकी सारी बातें हम आपको सुनाएंगे। इसके साथ ही बात करेंगे इन महाशय की। ये महाशय वही हैं जिन्हें आप अक्सर टीवी चैनलों पर जहरीली बहस में देखते होंगे। देश में जहर फैलाने के लिए इनके जैसे कुछ और तथाकथित मौलाना हैं जो गोदी मीडिया का भरपूर साथ देते हैं। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि मुस्लिम समाज के लोगों ने खुलकर इनका विरोध किया है और इन जैसों को टीवी चैनलों पर जहरीली बहसों में जाने से रोकने की कोशिश तक की है। यहां तक कि मुस्लिम समाज ने यह भी कह दिया कि ये लोग हमारे नुमाइंदे नहीं हो सकते, मगर भीतर खाने से इनका क्या लाभ है, क्यों ये लोग आए दिन अपने ही समाज को बदनाम करने के लिए अनाप शनाप बोलते हैं। इस पर चर्चा करेंगे और इनकी नई वाली जहरीली बात भी आपको सुनाएंगे, और यह भी बताएंगे कि किस तरह से ये लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और आईटी सेल के जहर को मुसलमानों के नाम का ठप्पा लगाकर देश भर में फैला रहे हैं और नफरत का बाजार गर्म कर रहे हैं। मगर बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपको हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारी आर्थिक सहायता करें ताकि देश को गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप से बचाया जा सके और जनता यानी आपका मीडिया मजबूत हो। फेसबुक पर हमें फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी से क्षमा चाहते हैं। कल हमने ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के मामले में चर्चा करते हुए कहा था कि एक्सीडेंट के बाद कुछ लोगों ने उनके पैसे वगैरह चुरा लिए थे, मगर देहरादून पुलिस का कहना है कि उनके जो भी सामान थे उनके परिवार को वापस कर दिया गया था। चोरी वगैरह की खबरें गलत हैं, यानी कि कोई चोरी नहीं हुई। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, बीजेपी आईटी सेल और तथाकथित हिंदू रक्षकों द्वारा चलाए गए प्रोपेगेंडा के बारे में अक्सर सुनते होंगे कि 2030 के बाद मुस्लिम प्रधानमंत्री बनेगा और सभी हिंदुओं को समाप्त कर दिया जाएगा। 50 साल बाद मुसलमानों की जनसंख्या हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी। इसके बाद मुसलमान आपके घर में घुसेंगे और आपकी बहू बेटियों के साथ वो सब कुछ करेंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सरेआम हिंदुओं को काटा जाएगा, हिंदू इस देश में रह नहीं पाएगा, हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। तमाम सारी बातें आपके बीच ठेली जाती हैं, आपको डराया जाता है और भविष्य के उस काल्पनिक डर को बढ़ाकर वर्तमान में इलाज के रूप में एक ऑप्शन दिया जाता है, और वो ऑप्शन है कि बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को वोट कीजिए वरना मुसलमान आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यदि आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया यानी कि आप भविष्य में मुसलमानों द्वारा काट दिए जाएंगे, जबकि ये सारी बातें अतार्किक हैं, निराधार हैं और ये किसी दूषित मानसिकता वाले व्यक्ति की कल्पना मात्र है। मगर गोदी मीडिया के लपटझंडिस पत्रकार इन्हीं बातों को लेकर पिछले 8 साल से देश में लगातार जहर फैला रहे हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि टीवी की जहरीले बहस में कुछ मुस्लिम चेहरे भी दिखते हैं। वो खुद को मुसलमानों का नुमाइंदा बताने की कोशिश करते हैं और वो जानबूझकर चर्चा में कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं हिंदुओं के खिलाफ जिसे मसाला बनाकर टीवी के लपटझंडिस आपके सामने और ज्यादा डर फैलाने के लिए प्रयोग करते हैं। इनमें 4-5 प्रमुख चेहरे हैं जो अलग अलग टीवी चैनलों पर दिन भर जहरीली बहस करते हैं। अलग अलग टीवी चैनल इनके बारे में अलग अलग दावा भी करते हैं। कभी इन्हें मुस्लिम स्कॉलर बताया जाता है, कभी फलाना, कभी ढिमका, अलग अलग नाम से इनको बुलाया जाता है। जबकि मुस्लिम समाज ने कई बार इन लोगों का विरोध किया है और यहां तक कह दिया है कि इस तरह के जहरीले लोग हमारे समाज के नुमाइंदे नहीं हो सकते। ये लोग चैनलों से पैसे लेकर पैसे कमाने के लिए नफरत फैलाते हैं। इन लोगों पर ऐसे तमाम आरोप पिछले 7-8 सालों में लगे हैं और मुस्लिम समाज ने भी लगाए हैं, मगर ना तो गोदी मीडिया के लपटझंडिसों पर कोई असर होता है और ना ही इन तथाकथित मौलानाओं पर। आईटी सेल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा फैलाए गए जहर पर किस तरह से ये लोग मुसलमानों का मुहर लगाकर फैला रहे हैं, आप इन्हें सुन लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे भाजपा के खेल मंत्री द्वारा महिला कोच के साथ किए गए खेल। आज जो पोजीशन है, ठीक है, मुसलमान खामोश है। मेरी आने वाली नस्ल 50 साल बाद, 100 साल बाद एक हिस्ट्री तो लिखी गई ना, ये हिस्ट्री लिखी जाएगी कि मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया गया। दूसरे ये है कि ये जब हिस्ट्री हमारी आने वाली नस्ल पढ़ेंगी, मेरा बेटा, मेरा पोता, उसका बेटा, तो हो सकता है कोई खड़ा हो जाए जिस तरह ये लोग खड़े हो गए थे झूठ की बुनियाद पर, और वो कहे कि साहब मेरी मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया गया था यहाँ पर। तो क्या उस वक्त में जो कोर्ट होगा, जो अदालत होगी, जो सरकार होगी, वो इंसाफ नहीं देगी? हर आदमी की अपनी एक सोच है ना। तो अगर किसी वजह से मुस्लिम शासक आ गया कोई, तो क्या मंदिर तोड़कर मस्जिद को नहीं बनाया जाएगा? बिल्कुल बनाया जाएगा।
सुन लिया आपने, शायद सोशल मीडिया और गोदी मीडिया के लपटझंडिस पत्रकारों का जहर कम होने लगा था, इसीलिए अब इन लोगों से बुलवाया जा रहा है कि तुम लोग बोलो, तुम लोग भड़काऊ बातें कहो, तब हिंदू ज्यादा डरेंगे। तुम लोग बोलोगे तो हिंदुओं को डराना और आसान हो जाएगा कि देखो अब तो ये खुलेआम धमकी दे रहे हैं, अभी जब हमसे कम है संख्या में तब धमका रहे हैं, जब बढ़ जाएंगे तब क्या होगा। जिस दिन इनकी जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी उस दिन तो ये हमें हिंदुओं को जीने ही नहीं देंगे। बहरहाल अच्छी बात यह है कि देश की जनता इनके इस जहर को पहचानने लगी है और अपने असल मुद्दों पर चर्चा सुनने के लिए उत्सुक है। भारत के लोग अब समझने लगे हैं कि किस तरह से सत्ता उनके दिमाग में जहर घोल के अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में देश को बर्बाद कर रही है और असल मुद्दों से भटका रही है। सत्ता के नशे में चूर बीजेपी के नेताओं की हवस दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। एक के बाद एक लगातार बीजेपी के नेता महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के आरोपों में घिरते जा रहे हैं। शायद इन नेताओं को मालूम है कि जब तक अपनी सत्ता है कोई हमारा कुछ कर ही नहीं पाएगा। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर महिला कोच ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। आप महिला कोच की सारी बातें सुनिए, इसके बाद हम मिलते हैं। नेशनल एथलीट हूँ, 400 मीटर रिले और इंडिविजुअल, और मैं रियो ओलंपिक स्क्वाड में थी। और अभी रिसेंटली 3 मंथ्स पहले मैंने यहाँ पे आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हरियाणा एज ए एथलेटिक्स जूनियर एथलेटिक्स कोच ज्वाइन किया है पंचकूला। और अभी रिसेंटली मेरे एक कॉम्पिटिशन है जिसके लिए मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। और मेरे अनफॉर्चुनेटली मेरी नेशनल टीम के कोच हैं यूरी ओगोर्डोनिक, वो कोविड से एक्सपायर हो गए लास्ट ईयर। तो मैं अपने जो मेरा होम सेंटर है ताऊ देवीलाल स्टेडियम, मैं इसमें अभी उनके ट्रेनिंग प्लान पे वर्क कर रही हूँ। बट अभी 3-4 महीने से मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी नई फैसिलिटीज स्टार्ट की हैं, जिसमें टेक्नो जिम है, नया सिंथेटिक है। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर विजिट करते हैं जो टेक्निकल जिम है उसमें, और उसमें काफ़ी लिमिटेड प्लेयर्स हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हैं, सिर्फ वही उस जिम में ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद संदीप सर ने मेरे को जिम में देखा, देन उन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया, जो कि एक वैनिश मोड है जिसमें आप कोई भी कॉन्वर्सेशन करते हैं तो वो कॉन्वर्सेशन साथ साथ गायब हो जाता है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। तो इन्होंने मेरे से बात की, इन्होंने फर्स्ट टाइम मुझसे बात की तो मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया। एक्चुअली इनका बर्थडे था उस दिन, जिस दिन फर्स्ट टाइम इन्होंने मेरे से इंटरेक्ट किया। तो बीइंग ए प्लेयर, क्योंकि वो हॉकी में एक ओलंपियन एथलीट रहे हैं, काफ़ी कुछ उन्होंने अचीव किया है देश के लिए, तो मेरे लिए वो एक कुछ सेकंड के लिए एक प्राउड मोमेंट था कि इतने सीनियर एथलीट साथ में वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, तो मैं काफ़ी खुश हुई। बट उन्होंने कुछ टाइम के बाद मुझे बोला कि स्नैपचैट कोई फोल्डर है, आप वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए और ये मेरी आईडी है, आप इस पर मेरे को मैसेज कीजिए। देन उसके बाद उन्होंने मेरे से काफ़ी देर तक बात की, लाइक आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं, अब तो आपके कोच नहीं है तो आप कैसे यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो धीरे धीरे 1-2 दिन गए, देन उन्होंने मुझे बोला कि आप मुझे चंडीगढ़ सेक्टर 7 लेक साइड मिलने आओ। तो काफ़ी लेट था उस टाइम, तो मैंने बोला कि सर अभी काफ़ी लेट है, बट आप जिम आ रहे हैं तो हम वहाँ बात कर सकते हैं। देन ही सेड कि नहीं तुम समझती नहीं हो। तो इन्होंने मुझे 3-4 दिन काफ़ी इंसिस्ट किया और मैंने स्नैपचैट आईडी मैंने डिलीट कर दी। उसके बाद इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे कभी ब्लॉक कर रहे हैं, कभी अनब्लॉक कर रहे हैं। तो इन्होंने मुझे फिर से इंस्टाग्राम पे अनब्लॉक किया और इन्होंने मैसेज किया कि ऐसे ऐसे तुम्हारी सर्विस के लिए तुम्हारा फॉर्म है, तो तुम्हारे पास नेशनल गेम्स का सर्टिफिकेट नहीं है, जो कि मेरे पास नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेरी फेडरेशन से वो कहीं मिसप्लेस है, जिसके लिए मैं पिछले 4-5 साल से गवर्नमेंट से काफ़ी बार ये एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से कोशिश कर चुकी हूँ। तो सब वहाँ पे टालते रहते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे नेशनल सर्टिफिकेट्स हैं जो मेरे मेडल के मुझे आज तक नहीं मिले हैं, उनका डेफिनेटली कहीं ना कहीं मिसयूज चल रहा है। तो इन्होंने मुझे बुलाया कि तुम आओ, वरना तुमने जो ये OSP से एज ए कोच के लिए तुमने जो अप्लाई किया है, ये तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी। तो सर मैं नेक्स्ट डे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके मैं इनके घर पे गई, तकरीबन 1:30 बजे के आसपास। और इनका जो स्पोर्टिंग स्टाफ है, कुछ गनमैन थे और कुछ इनका जो पर्सनल स्टाफ स्पोर्ट्स पर्सन को जो ट्रीट करते हैं, वो लोग वहाँ पे अवेलेबल थे। देन मैं इनके पास गई, मैंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, और वो मेरा फर्स्ट टाइम मैं इनके घर पे मैंने सेक्टर 7 में 72 हाउस नंबर में मेरा पहला विजिट था। तो इन्होंने बोला कि मैडम मैं यहाँ पे अनकम्फर्टेबल हूँ और ऑफिस में बात नहीं करते हैं, कैमरा है और आप समझ सकते हैं। तो इनके ऑफिस में बिल्कुल साइड में एक कैबिन है जिसमें सिर्फ सोफ़ा डला हुआ है और कुछ टेबल वगैरह हैं। तो इन्होंने मुझे बोला कि मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ, मैं यहाँ बैठ के बात कर सकता हूँ। तो सर इन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स टेबल पे रख दिए और साइड चेयर पे ही, जैसे ये चेयर है, ये ऐसे आके बैठ गए और मैं बिल्कुल ऐसे बैठी, तो इन्होंने बोला कि आप साइड में आ जाइए। तो सर इन्होंने मेरे पैर पे हाथ रखा और बोले कि मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था, तुम मुझे तब से काफ़ी अच्छी लगती हो और तुम अट्रैक्टिव हो, तुम्हारा अच्छा फिगर है, और एथलेटिक्स में तो सारी काली पीली लड़कियाँ हैं ना, उनका लुक अच्छा है ना पर्सनैलिटी अच्छी है, और मैं तुम्हें स्पॉन्सर कराऊंगा, और तुम क्यों पंगे कर रही हो, ये हाथ पैर तुड़ा रही हो, तुम मुझे खुश रखो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। सर मैं उस टेबल से मैंने बोला, इनका हाथ मैंने धीरे से हटाया, मैंने साइड लिया, क्योंकि मतलब मेरे लिए मेरे साथ
वो एक बहुत अलग सा टाइम था कि मैंने वो चीज़ कभी फेस नहीं की थी। और मैं उठी तो ये इधर से घूम के यहाँ आए और ये यहाँ बैठ गए, तो इस साइड टेबल था, वो अलग चेयर थी, मेरा रास्ता ब्लॉक हो गया। और इन्होंने मेरे साथ उस टाइम मिसबिहेव करने की कोशिश की, लाइक छीना झपट्टी, और इन्होंने मेरा टी शर्ट भी फाड़ दिया उस टाइम। और आई वॉज क्राइंग और मैं चिल्ला रही थी, मैंने काफ़ी आवाज़ भी लगाई इनके स्टाफ में, बट वहाँ सब अवेलेबल थे लेकिन किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं की। और सर मैं एक स्पोर्ट्स गर्ल रही हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा था कि शायद नॉर्मल जो लड़कियाँ होती हैं उनमें से शायद मेरे में थोड़ा सा स्ट्रेंथ कंपेरिजन टू अदर गर्ल्स में थोड़ा फिट थी। और मैंने इन्हें रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, तो ये बोले कि देख लो तुम्हारी नौकरी का सवाल है और बाकी तुम अपने मुंह से सारे काम ख़राब करती हो, और अगर तुम मुझे खुश नहीं रख सकती ना तो तुम किसी को खुश भी नहीं कर सकती और ना तुम्हें नौकरी मिलेगी। और तुम्हें फैक्ट ये है कि तुम्हें अपना शक्ल सूरत, अपना रंग, अपनी हाइट इस्तेमाल करनी नहीं आती। इन्होंने काफ़ी सीनियर प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे अभी करंट खेल रहे हैं, देश का नाम इतना ऊपर कर रहे हैं। इन्होंने 3-4, आई एम सॉरी मैं उनके नाम बाहर नहीं कर सकती, इन्होंने 3-4 लड़कियों के एग्जाम्पल दिए कि मैंने उसका ये करा दिया, उसका मैंने ये करा दिया, इसको मैंने ब्लू टिक दिला दिया इंस्टाग्राम पे, मैंने इतना इनको स्पॉन्सर किया हुआ है। सर मैंने इन्हें बोला कि सर प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मुझे ये जॉब नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में यहाँ तक आने के लिए मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ सर, और यहाँ तक मेहनत करने के लिए मेरे पेरेंट्स ने मेरे पे बहुत कुछ लगाया है। और अगर यही गलत तरीके से शॉर्टकट चाहिए होता है तो ज़िंदगी में मैंने काफ़ी चीज़ों में बहुत बड़े बड़े नुकसान कराए हैं। सर इन्हें समझ नहीं आया और वो एकदम से ही जैसे कोई साइकोपैथ इंसान होता है, ये इन्होंने छीना झपट्टी की और मुझे निकलने नहीं दे रहे थे। और सर अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता चला कि मैं उस मतलब टाइम क्या रिएक्शन देती, और मेरा हाथ उठ गया और मैं सडन वहाँ से इनको पुश करके मैंने उन टेबल पे इनको गिरा दिया और मैं वहाँ से भागी और मैं बाहर चिल्लाती रही। तो एक साइड से इन्होंने डोर बंद करवाया हुआ था, जबकि मैं दूसरा इनका कैबिन था उसकी साइड से निकल के मैं भागी। और वहाँ पे जो पुलिस स्टाफ था और जो इनके लोग खड़े हुए थे वो हंस रहे थे मेरी उस सिचुएशन में। मेरा पर्स गिर गया था, मेरा सारा सामान यहाँ वहाँ फैल गया था, और मैं वहाँ से मैं भागती हुई मैं लेक तक भागी गई और मैंने वहाँ जाके मैंने कैब बुक किया, तब मैं वापस अपने रेजिडेंस गई। भाजपा सरकार के खेल मंत्री ने जो किया वो तो किया ही, लेकिन उन लोगों की मानसिकता कैसी होगी जो एक महिला को ऐसी परिस्थिति में देखकर मदद करने की बजाय हंस रहे थे। कल्पना करके देखिए, क्या उनके घर में महिलाएं नहीं होंगी? कल को यदि उनके परिवार के साथ ऐसा हो जाए तो क्या वे हंसेंगे? इस मामले में महिला कोच ने खेल मंत्री के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। मगर सोचने वाली बात यह है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी कोई कार्रवाई होगी क्या? आखिर कब तक देश में महिलाओं पर अत्याचार इसी तरह से चलता रहेगा? जब बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग इस तरह से महिलाओं के खिलाफ प्रताड़ना करेंगे तो आम व्यक्तियों से कैसे उम्मीद की जाए कि महिलाओं की स्थिति में सुधार ला पाएंगे? मगर यह चिंता तब और बढ़ जाती है जब महिलाएं खुद अपनी स्थिति को लेकर मजबूती से आवाज उठाती हुई नहीं दिखती। महिलाओं को यह बात समझनी होगी कि अपनी स्थिति समाज में मजबूत करने के लिए उन्हें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। एक बार फिर से आप सभी से अपील है कि यदि आपको हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारी आर्थिक सहायता कर सकते हैं ताकि हम आपकी आवाज़ यूं ही बुलंदी के साथ उठाते रहें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।